हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों आज इस वीडियो में जो है 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जितने भी थ्योरी होंगे दोस्तों सब्जेक्टिव, और साथ साथ इसी वीडियो में दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने में और कमेंट और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। एक इम्पोर्टेंट सूचना है दोस्तों कि इस चैनल पर बहुत सारा मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले 1857 की क्रांति के बारे में जितने भी सब्जेक्टिव थ्योरी होगा दोस्तों उसको कंप्लीट करेंगे और इसी वीडियो में थ्योरी के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव जो होगा उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग आराम से देखिएगा। और नहीं, अगर आप लोग थ्योरी अलग और ऑब्जेक्टिव अलग चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिसंबर 1856 डेट याद रखिएगा। जब भी 1857 की क्रांति को पढ़िएगा तो आप दिसंबर महीना 1856 यानी 56 का लास्टवा महीना, इसमें जो है सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो था ब्राउन बेस, उसके जगह पर जो है स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। कब? दिसंबर 1856 में। इसका प्रशिक्षण जो है डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है दोस्तों। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में जो है गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। नेक्स्ट है दोस्तों 29 मार्च 1857, ये भी डेट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिकों ने, और एक सैनिक था यहाँ मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं 34th NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। अंग्रेज क्या किया, इसी जो है दोस्तों 34वीं जो है NI रेजिमेंट था, इसी का सैनिक था मंगल पांडे, और इन्होंने अपने एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। तो अंग्रेज क्या किया, इसको रेजिमेंट को भंग कर दिया और अपराधी जितने भी थे इस रेजिमेंट का उसको दंड दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया। कौन? एंग्लो इंडियन इतिहासकार ने, कि सैनिक में असंतोष था और चर्बी वाले कारतूस जो था वही मुख्य कारण था इस विद्रोह का। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकार जो थे इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी
जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा कर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। कौन? जनरल हेविट। उसके बाद विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को, 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था दोस्तों, और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोही कब दिल्ली पर अधिकार कर लिया? 12 मई 1857 को। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। इससे पहले कभी भी सैनिक दिल्ली के लाल किले तक नहीं पहुंचा था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो है दोस्तों, ये कमल और रोटी था। ये प्रतीक को भी याद रख सकते हैं, कमल और रोटी। नेक्स्ट है बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की है। कौन? खान बहादुर ने। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वाइसराय के पद पर नियुक्त किया था। खान बहादुर को दोस्तों मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जो है वाइसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम था मणिकर्णिका, याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की मूल नाम मणिकर्णिका थी, का जन्म जो है 1835 ईस्वी को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। तो ये जन्म पूछता है रानी लक्ष्मीबाई का, तो ये वाराणसी में हुआ था। उनके पिता जो है मरणोपरांत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उनके पिता, सॉरी दोस्तों, मरणोपरांत नहीं होगा, उनके पिता मोरोपंत उसके पिता का नाम था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। ठीक है, ये मोरोपंत जो है दोस्तों झांसी लक्ष्मीबाई के पिता थे। ठीक, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ये मृत्यु भी कभी कभी पूछता है दोस्तों। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई, जबकि जन्म जो है इसका वाराणसी में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव, झांसी का अंतिम जो मराठा था राजा गंगाधर राव, उसकी विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह श्री गणेश यानी शुरू हुआ। अंग्रेजी जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858, एक साल बाद 17 जून 1858 को वे वीर गति की प्राप्ति हुई। किसके साथ लड़ा था? जनरल ह्यूरोज के साथ। ह्यूरोज को जरूर याद रखिएगा। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ह्यूरोज ने कहा था। अगला है दोस्तों लखनऊ, अवध पहले कहते थे इसको। तो लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ जो है जून 1857 में हुआ था।
विद्रोह का नेतृत्व जो था बेगम हजरत महल ने किया था। इसको याद रखिएगा, बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। बिरजिस कादिर जो है दोस्तों ये बेगम हजरत महल के पुत्र था। बिरजिस कादिर इसको नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। किसने? कैंपबेल ने इसको दबा दिया। अगला है दोस्तों, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब, जिसको लोग नाना धोंदो पंथ के नाम से भी जाना जाता है, को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहेब कहाँ से संबंधित है? कानपुर से। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या तोपे से बहुत सहायता मिली थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी काम किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अजीमुल्ला खान को। ठीक है, सचिव के रूप में इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे का अन्य नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के जो है दोस्तों ये प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में, तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र में येवला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह जो था, तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग का जो दोस्तों विश्वसनीय मित्र था मान सिंह, इन्होंने धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सो रहे थे। किसने पकड़ा दिया? मान सिंह, जो इसका विश्वसनीय मित्र था तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग का। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। किसका? तात्या टोपे का। इसका मित्र का याद रखिएगा, मान सिंह के धोखा देने से इसको पकड़ा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर के विद्रोह का अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिला, वर्तमान में भोजपुर जिला के जगदीशपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट है दोस्तों असम। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मणिराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मणिराम को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है दोस्तों आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था, तो इसको भी याद रखिएगा, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह को। नेक्स्ट है दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। फैजाबाद में कौन नेतृत्व कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। किसने कहा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो फैजाबाद में 1857 के नेतृत्व कर रहे थे। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति
तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा था मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में, जो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा यही कि वह अदम साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया इनाम रखा था। तो इसको भी जरूर याद रखिएगा दोस्तों। किसकी गिरफ्तारी के लिए? मौलवी अहमदुल्ला शाह की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इसका जन्म जो है 1797 को आगरा में और मृत्यु 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो ये भी पूछता है। तो ग्वालियर के सिंधिया जो है दोस्तों, ये अंग्रेज की सहायता की थी 1857 में। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये ग्वालियर के जो सिंधिया था दोस्तों, ये अंग्रेज की बहुत मदद की थी। उस पर जो है कैनिंग ने कहा था कि यह सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में भी नहीं फैल सका। तो ये भी याद रखना कहाँ कहाँ फैला था। 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। सभी वर्ग को नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत और पूर्वी एवं पश्चिमी, यानी दक्षिण भारत को भी नहीं, पूर्वी भारत को भी नहीं और पश्चिमी भारत के भी अधिकांश भाग को नहीं फैल पाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। तो ये सहायता करने वाले याद रखिएगा दोस्तों। 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों की सहायता की थी, ये ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में, यानी जमींदारों और राजा महाराजा ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद है गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। फिर लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि इन सरदारों ने या इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह में जो है शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली थी, यानी कि शिक्षित वर्ग भी इसमें भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। उसके बाद है दोस्तों, जो इस महासमर की असफलता का प्रमुख कारण है।
इसमें शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 56 से 62 ईस्वी तक, लगभग 6 साल तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा था, यानी कि इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। विद्रोह के समय इलाहाबाद आपातकालीन मुख्यालय था अंग्रेजों का। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त होने वाला भारत का पहला वाइसराय था। ठीक है दोस्तों, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था कंपनी के द्वारा नियुक्त, चूंकि कंपनी का शासन इसके बाद 1858 का एक्ट आता है 57 के बाद। उस एक्ट के बाद जो है कंपनी का शासन समाप्त होता है, यानी कंपनी द्वारा अंतिम नियुक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त क्राउन के द्वारा नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। तो इसको जरूर याद रखिए, न्यायिक सुधार में जो है लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया, उसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की थी। सामाजिक सुधार के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है दोस्तों, ये सामाजिक सुधार के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग के समय ही शुरू किया गया था। उसके बाद है दोस्तों न्यायिक सुधार में, तो अभी पढ़ लिए, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है, यानी कि भारत में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जबकि वहीं ब्रिटेन में इसको इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर में। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्काउंट पाल्मर्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यानी पूरा नहीं याद रखना है, बस 1857 की क्रांति के समय पाल्मर्स्टन जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 58 तक था और 1859 से 65 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं आई थी, यानी एक संगठित रूप से नहीं किया गया था, सब नेता अलग अलग रूप से कर रहा था आंदोलन। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था, कमी था। उनमें अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक जो है भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। इस कारण दोस्तों 1857 की क्रांति उतना सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट है 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कब अंग्रेज जो है दिल्ली पर अधिकार किया, 14 सितंबर 1857 को। क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ। जॉन निकलसन ये घायल हो गया और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक
तथा जनरल नील की मृत्यु हुई थी। तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। लखनऊ में विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक तथा नील की मृत्यु हो गई। सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, नेक्स्ट है दोस्तों, सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है, यानी हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र नाम से संबोधित किया है 1857 की क्रांति। कौन? जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ऑट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। किसके अनुसार सैनिक विद्रोह था? जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार। नेक्स्ट है टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स के अनुसार क्या था? यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। जबकि दोस्तों वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। किसने? वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, और उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। वी.डी. सावरकर ने 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एस.एन. सेन थे। तो इसको भी याद रखिए। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार का नाम था सुरेंद्र नाथ सेन, जिसकी पुस्तक था 1857 यहाँ 1857 में प्रकाशित, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक, इसको भी याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। किसने? आर.सी. मजूमदार ने। तथा अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये पुस्तक था आर.सी. मजूमदार का, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। आर.सी. मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, ब्रिटिश साम्राज्य के जो विस्तार थे उस पर रोक लगा दिया गया, पहला दोस्तों। दूसरा, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तीसरा, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति भी प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके।
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया। क्या है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया गया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले 45,000 थी, अब 65,000 कर दिया, सीधे 20,000 की बढ़ोतरी। तथा भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 थी, उसे घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, यानी एक यूरोपीय सैनिक पर 2 भारतीय को रखा गया। जबकि मद्रास और बम्बई में, ये बंगाल में था 1:2, जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 था, यानी एक यूरोपीय पर 3 भारतीय। ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में यह अनुपात रखा गया, जबकि बंगाल में 1:2 रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। इसको भी याद रखिए, गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाही का चयन। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया थ्योरी सब्जेक्टिव में, इसलिए MCQ जो है ये आपको इसके अगला वीडियो में कराया जाएगा, तो इसलिए आप इसके अगले वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और थैंक यू।